हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, क्लास 10 साइंस। और इस वीडियो के एंड तक एक क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में क्लियर होने वाला है कि क्या सच में बोर्ड एग्जाम्स डिफ़िकल्ट होते हैं आपके स्कूल एग्जाम से या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी भी आसान हो सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। आपको पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। आपको ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन काफ़ी बार देखने को मिलेगी एग्जाम में, बहुत सारे पेपर्स में पूछ रखी है। ओम्स लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर वी और आई का रिलेशन है। आपको पता है जब भी वी और आई का ग्राफ आता है तो वो डिपिक्ट करता है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और आर। और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बेसिक मेथड पता है कि आप स्लोप से रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप ग्राफ पे एक्सट्रापोलेशन करेंगे, 2 पॉइंट्स एज्यूम करेंगे और आगे का प्रोसीजर आपको पता है, उससे आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सी पार्ट में एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आर एंड 1 जूल। बेटा ये याद कर लेना है आपको, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये रिलेशन बिल्कुल फिक्स है इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में। 1 किलोवाट आर एंड 1 जूल के अंदर क्या रिलेशन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन मल्टीपल पेपर से लिए गए हैं, बट आपको क्वेश्चन का फॉन्ट और डिस्प्ले देख के लग रहा होगा कि इसमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन या कुछ भी मॉडिफिकेशंस मैंने नहीं की हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और अगर ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं तो इनको अच्छे से नोट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet। अब यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा कंडक्टर, तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहा है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर से अगर करंट बढ़ा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट बढ़ाएंगे तो मोशन भी इंक्रीज होगा, वो और तेजी से मूव करेगा जो भी आपका कंडक्टर होगा। होर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंगर होर्सशू मैग्नेट। मैग्नेटिज्म बढ़ाओगे और स्ट्रोंग करोगे तो आपके पास मोशन भी क्या हो जाएगी, और स्ट्रोंग और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट और मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के। लास्ट पार्ट में पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आप रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होने वाली है, रिवर्स होने वाली है, बिकॉज डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास मेंडल के ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा। याद रखना बोर्ड्स में जब भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता है, बिकॉज जेनेटिक्स आप सबके लिए नई है। फर्स्ट पार्ट में उसने क्रॉस पूछी है, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस बनाएंगे, और क्रॉस बनाने के बाद F1 जनरेशन निकाल लेंगे। F1 जनरेशन में सारे के सारे टोल आएंगे जब आप क्रॉस करोगे, सो ऑल विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट में डिफरेंस आपको पता है, जो करेक्टर और ट्रेट हमेशा एक्सप्रेस करे डोमिनेंट, और जो साथ वाले करेक्टर को या दूसरे करेक्टर को सप्रेस करे वो भी डोमिनेंट होता है, और जो करेक्टर या ट्रेट सप्रेस हो जाए दैट इज रिसेसिव ट्रेट। थर्ड पार्ट में आपके पास एक क्रॉस है, उसमें रेशोज पूछिए। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो आपको पता ही है F2 की। डाई हाइब्रिड क्रॉस की 9:3:3:1 और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ट्रेट ट्रांसफर तो हो जाए, इनहेरिट तो हो जाए, बट एक्सप्रेस ना करे। बिल्कुल है। जो भी रिसेसिव ट्रेट्स हमारे पास होते हैं वो ट्रांसफर जरूर होते हैं, बट वो एक्सप्रेस होंगे या नहीं ये डिपेंड करता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है, हिट्रोजाइगस कंडीशन में। अगर कोई रिसेसिव ट्रेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, हिट्रोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 डिवाइसेज और टेक्निक्स यूज बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, साइड इफेक्ट बाय ईच। बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। ओरल मेथड, ओरल पिल्स। सेकेंड हमारे पास हो सकता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस। थर्ड हो सकता है सर्जिकल मेथड। डिसएडवांटेज साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। साइड इफेक्ट्स, फीमेल स्टेराइल हो सकती है, परमानेंट मतलब इनफर्टाइल हो सकती है, वो लाइफ टाइम यंग वन नहीं प्रोड्यूस कर सकती। हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं कुछ पिल्स फीमेल के अंदर। और अगर सर्जिकल मेथड कर रहे हैं तो वो तो फिक्स ही हो जाएगा, एक बार अगर वो मेथड करवा लिया फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस अगेन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी, सेकेंड पार्ट में पूछा, तो क्या होगा, नहीं होगी तो। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन होगा, द अनफर्टिलाइज्ड एग विल बी रिलीज आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। अगले पार्ट में डायग्राम पूछा है राइजोपस का, आप बना दोगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पोरेंजियम, जो ऊपर ब्लोब होता है दैट इज स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो दूसरा है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में नीचे वाला जो हाइफे है दैट इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट।
बाकी पार्ट इसके आप इजीली कर सकते हैं। इसके नीचे हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछी हुई है, तो हाइड्रा के अंदर आप बडिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइड्रा के अंदर बहुत सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, बट बडिंग मोस्ट कॉमन है, तो आप बडिंग एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल के बारे में पूछ रखा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आपको पता चलेगा कि रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात हो रही है। कैथोड और एनोड पे क्या होता है, AICP से याद रखना है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर होता है और कैथोड पे प्योर कॉपर रोड होती है। सॉल्यूशन कौन सा यूज़ करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट हम यूज़ करते हैं। जो भी मेटल आइसोलेट करना है उसी का सोल्ट हम यूज़ करते हैं। हाउ कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे। जैसे ही करंट पास होगा तो जो थिन रोड है वो धीरे धीरे थिक होती जाएगी, एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज़ आती जाएंगी, डिपोजिशन होती जाएगी, तो वो सारा का सारा आप इसमें मैंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन है, 2 बीकर्स A and B containing copper sulfate solution. What would you observe after 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A and beaker B? एक में, अच्छा सॉरी, बीकर बी में जो है वो सिल्वर की स्ट्रिप है और बीकर ए में जिंक की स्ट्रिप है। जब आप कॉपर सल्फेट के साथ जिंक को रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जबकि दूसरे में आपके पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप ये लिखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगर आपको याद हो तो डिफरेंट पार्ट्स होते थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, क्लियर, फिर पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आपकी हार्ट बीट है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी इनवोलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आपको याद होगा एक जो पैरासिम्पैथेटिक है और जो सिंपैथेटिक है उनके अलग अलग फंक्शंस है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है स्कल है, देन उसके बाद मेनाइंजेस है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, आप डिटेल में चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन केमिकल एंड वाटर। केमिकल में आपके पास आ जाएगा कि जब भी पोलन ग्रेन गिरता है स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है। और वाटर वाली मूवमेंट में आप दिखा सकते हो कि अगर आप किसी भी सीड को या जो भी हाइड्रो प्लांट्स होते हैं वाटर में, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स पानी की तरफ ग्रो करती हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन और मूवमेंट टुवर्ड्स अ वाटर। अगला क्वेश्चन है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप शो करोगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स आप शो करोगे। आपने एक्टिविटी भी इसके बेसिस पे कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो कंफर्म क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्जाम में। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ लेंगे पॉजिटिव, यू लेंगे नेगेटिव, सो यू -10, एफ वुड बी +15। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट्स लगाना ना भूलें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X जो रिएक्ट करता है K2Cr2O7 से और बना लेता है Y। देखो C2H6O क्या है, C2H6O अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको ओपन करके आप लिखेंगे तो ओपन करके लिखने पे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर है किसका, इथेनॉल का, CH3CH2OH को। जब आपने इसको K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराया तो ये इथेनोइक एसिड बनाएगा, दैट इज Y, जो एसिडिक नेचर में है, बिल्कुल सही है। X रिएक्ट विद Y ऑन वार्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड तुम्हें पता है एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Z। आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बना के दिखाएंगे तो X Y इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और Z हो गया हमारे पास एस्टर। उसके बाद आपके पास कन्वर्जन ऑफ केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है, वो आपको पता है। रोल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 का और H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेम द रिएक्शन अक्कर व्हेन Z रिएक्ट विद एल्कली। जो Z रिएक्ट विद एल्कली है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टर को एल्कली से जब रिएक्ट करते हैं तो वो अपोजिट रिएक्शन होती है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है बेसिकली। इसमें जो पहले एस्टर बन रहा था वो एस्टर टूटेगा और सॉफ्ट फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास कन्वर्जन पे क्वेश्चन आया हुआ, इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना बेटा डिहाइड्रेशन है। ये तब आप कन्वर्जन कर पाओगे जब आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से आती होंगी। इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन को इथीन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इथीन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसके अंदर। इथेन को क्लोरोइथेन में रिएक्शन करवा दो, क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा है। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप ऑक्सीडेशन करवाओ K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रेजेंस में। ये सारी रिएक्शंस आपने करी हुई हैं। और इथेनोइक एसिड को इथाइल इथोनेट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनेंगे। इथोनेट 8 वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो एस्टर है, तो
इथेनोइक एसिड को अगर आपने एस्टर में कन्वर्ट करना है तो रिएक्ट करवाएं इसको अल्कोहल के साथ और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी है पावर के ऊपर। व्हाट इज द नेचर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D, कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -2D। देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके पास केस स्टडी में भी गिवन है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 जब आप करोगे तो 4 और 2 को जब आप एड ऑन करोगे तो आपके पास ओवरऑल पावर आएगी +2D, और +2D का मतलब होगा कि ओवरऑल जो लेंस बनेगा आपके पास वो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, बिकॉज अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो या पावर पॉजिटिव हो, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन ओर ऑफ मरकरी एंड शेड द फॉर्म इन विच मरकरी इज प्रेजेंट इन इट। मरकरी की जो ओर है दैट इज सीनाबार। मरकरी का सल्फाइड जो होता है HgS, दैट इज सीनाबार, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर किस फॉर्म में मरकरी प्रेजेंट होगी? मरकरी इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। What happens to the zinc carbonate when it is heated strongly in the limited supply of air? जब आप जिंक कार्बोनेट को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो वो बन जाती है कैल्सिनेशन, ZnCO3 गिव राइज टू ZnO प्लस CO2। आप ऑक्सीजन इसमें यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास Fe2O3 हाईली एक्सोथर्मिक रेलवे ट्रैक्स है, तो आप समझ जाना कि जो मेटल है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ मेटल A विद Fe2O3, A मेटल हो गया आपके पास एल्यूमिनियम, और उसके बाद आपके पास रिएक्शन आएगी। रिएक्शन लिखने के बाद ए की आप Fe2O3 केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, पहले में आइडेंटिफाई करने हैं, सेकंड में थर्माइट प्रोसेस रिएक्शन का नेम, एंड सेकंड पार्ट के जो उसमें है वो आप कंप्लीट रिएक्शन मेंशन करेंगे। वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल्स एंड वाई? टेस्टिस स्क्रोटम सैक के अंदर लोकेटेड है, और क्यों? ताकि वहाँ पे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी से, और जो कि स्पर्म बनाने के लिए ज़रूरी है। टेस्टिस के 2 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन टेस्टिस का स्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। अगला जो है एग इज फर्टिलाइज, एग इज नॉट फर्टिलाइज। देखिए कैसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। रिपीट होने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एग फर्टिलाइज हुआ तो एम्ब्रियो बनेगा, नहीं फर्टिलाइज हुआ तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं? वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में आपको पता है वास्ट डिफरेंस कट करते हैं मेल्स में वैसेक्टोमी में, एंड फैलोपियन ट्यूब कट करते हैं फीमेल में ट्यूबेक्टोमी में। व्हाट हैपन व्हेन लीफ और ब्रायोफाइलम फॉल्स ऑन द सॉइल? बेटा ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल है। ये नया ब्रायोफाइलम बना लेगा, और प्लेनेरिया को जब कट कर दिया जाएगा पीसेज में तो वहाँ से जितने पीसेज होंगे उतने प्लेनेरिया बन जाएंगे। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेटिना एंड प्यूपिल। आपको पता है रेटिना जो है वो स्क्रीन है आई की, जहाँ पे इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, और बाद में जाके वो इंटरप्रेट होती है हमारे ब्रेन में। प्यूपिल होल है आई का, जहाँ से लाइट एंटर करती है। तो इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको याद रखने हैं। सिलियरी मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिलियरी मसल्स एडजस्ट करती है आई लेंस की फोकल लेंथ को, ताकि कुछ भी करके इमेज कहाँ बन पाए? रेटिना पे बन पाए। सो दैट इज कॉल्ड अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन में भी सिलियरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू कॉन्सेंट्रेट नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो सिलियरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर? और पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन भी। एजर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन आगे। द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ। बिल्कुल सही है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है तो बैक कैसे ही जाएगी? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और कनेक्शन भी बन रहा है ऑप्शन ए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल लोअर देन सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सही, इथेनॉल एक कोवलेंट कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड नमक, घर में जो आप नमक खा रहे हो वो आयनिक कंपाउंड होता है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होता है, तो एजर्शन सही है। रीजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो रीजन सही है, और रीजन एजर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जब आप इन दोनों लाइंस को इकट्ठे बोलते हो तो आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है दोनों लाइंस के बीच में। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जस्टिफाई करता है एजर्शन को भी। तो आपके पास 17 और 18 दोनों क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ एजर्शन एंड रीजन ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि एक्स, वाई और जेड में से कौन सा फ्रूट में कन्वर्ट होगा। देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रूट में कौन कन्वर्ट होता है? जिसके पास ओवरी होगी, ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है। अब इनमें से जेड फ्लावर के अंदर ओवरी प्रेजेंट नहीं है, तो जेड तो फ्रूट में कन्वर्ट होगा नहीं, जबकि एक्स और वाई फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि दोनों के पास चांसेस हैं पोलिनेट होने के। एक्स तो इजीली पोलिनेट हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, जबकि वाई को डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्रॉस पोलिनेशन पे। तो आंसर इसका आएगा एक्स एंड वाई ओनली। तो एक्स और वाई दोनों ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रोंज किसका एलॉय है?
कॉपर और टिन का आपके पास एलॉय है, तो ऑप्शन डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। फिजिकल इन्वायरमेंट, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डीकम्पोजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हिंट दे सकता हूं मैं, यूवी रेडिएशन स्किन से रिलेटेड है, डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में रोल प्ले करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट एबायोटिक कंपोनेंट में होता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर ABCD में से मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप इन द मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखो बेटा, राइजोपस पे बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोपस ग्रो करता है, आपको पता है, स्पोर फॉर्मेशन से। तो जो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हाइफे बोलते हैं, और जो ऊपर गोल मटोल सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम गोले को बोलते हैं, और नीचे जो डंडी होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइफे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड पुट इनटू यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर एंड पेपर टर्न्स पे। कौन सा ऑप्शन सही है? आप पहले सिंपल सी बात सुनेंगे। एसिडिक जो सोल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं, तो अगर कहीं पे एसिडिक है और सामने वीक एसिड लिखा है तो पहले ही गलत हो जाता है। और बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, तो बेसिक वाले तो दोनों ऑप्शन गलत होते हैं, तो एक ही ऑप्शन सही बनता है, ऑप्शन सी। अगर कोई सोल्ट एसिडिक है तो वो बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, और उसकी pH लेस देन 7 होगी। देखिए बेटा, pH 0 to 14 में 0 to 7 वाले होते हैं एसिड और 7 से ज़्यादा वाले होते हैं बेस। अगर आप कोई एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी pH मोर देन 7 तो नहीं हो सकती, तो इस वजह से आपके पास ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर एक पिक्चर दे रखी है, और इस पिक्चर में आपसे आइडेंटिफाई करना है क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। सबसे पहले आप ध्यान से देखें, जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपको गार्ड सेल नज़र आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि जो फोर्थ है, जो फोर्थ 1 2 3 4 लेबलिंग में से फोर्थ लेबलिंग गार्ड सेल है। अब आ जाते हैं बी और सी में से कौन सा सही है। 1 जो है दैट इज न्यूक्लियस, तो ऑप्शन बी सही बैठेगा। 1 न्यूक्लियस, सेकंड क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे होते हैं, थर्ड जो एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज वैक्यूल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, गार्ड सेल। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होंगे जिनमें हम स्मेल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी जाते हैं तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर लिटमस है, डी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज है। फर्स्ट और सेकंड में से क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस करेक्ट आंसर होगा। अनियन भी करेक्ट आंसर था बी में, बट टर्मरिक इज नॉट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO + H2O, सब में यही लिख रखा है। बस आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सही पहचानना। क्या बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है? बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में उन्होंने बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकाली हुई है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी गलत लिखा है, CaOH थ्राइस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। CaO + H2O, CaOH ट्वाइस प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एजर्शन रीजनिंग अगेन 7 8 9 10। 7 में ZnO + C, Zn + CO, ZnO अंडरगोज रिडक्शन। कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, कार्बन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन जो है वो ZnO की ऑक्सीजन को छीन रहा है, कार्बन की खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। और एजर्शन ZnO अंडरगोज रिडक्शन, ZnO की रिडक्शन हो रही है और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। एजर्शन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 8th में ऑप्शन आएगा एजर्शन सही है। बहुत सारी वेरिएशन ह्यूमन पॉपुलेशन में होती है, क्या सब वेरिएशन के आने के इक्वल चांसेस होते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ वेरिएशंस आती हैं जो बेनिफिशियल होंगी, कुछ नहीं भी आती, सो एजर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। इसमें हमसे पूछा गया है द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन वेंट्रिकल, बिल्कुल गलत। वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होते हैं बेटा, एट्रियम और आर्टरी में फ़र्क है। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं जबकि एट्रियम की वॉल्स थिक नहीं होती, वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं, और उसका रीज़न ये है कि वेंट्रिकल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है, वेंट्रिकल से ही ब्लड टेक ऑफ करता है पूरी बॉडी के लिए, तो एजर्शन यहाँ पे गलत है, जबकि रीज़न बिल्कुल सही लिखा जो मैं आपको बता रहा था। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन, हाई प्रेशर सहना होता है, इस वजह से वेंट्रिकल थिक वॉल्ड है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। रीजन में लिख रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है जैसे करंट इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल सही है। आई और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पर आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। एजर्शन और रीजन अपने आप में सही है, बट नो कनेक्शन इज बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज फ्रैक्चर्ड बोन्स
वर्ड इसके अंदर मेंशन है। हमेशा बेटा क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। फ्रैक्चर्ड बोन्स मतलब यहाँ पे पीओपी और जिप्सम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो लॉस कर देता है वाटर मॉलिक्यूल और वाई बन जाता है जब हम हीट करते हैं, तो एक्स हो जाएगा जिप्सम, वाई हो जाएगा हमारे पास पीओपी। एक्स को ऑब्टेन करना है वाई से, तो हम क्या करेंगे, उसमें वाटर दोबारा डालेंगे। CaSO4.2H2O को हीट किया तो बना CaSO4.12H2O, पर अगर हम इसमें वाटर दोबारा डाल देंगे तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। टू सॉल्यूशन एम एंड एन, रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली, यूनिवर्सल इंडिकेटर में रेड और ब्लू कलर आ रहा है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा होगी जिसमें रेड कलर होगा, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर पे रेड कलर देने वाले होते हैं एसिड। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इफ बोथ एम एंड एन सॉल्यूशन आर मिक्स विद द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इट टर्न्स ग्रीन। देखो बेटा, एम और एन एसिड और बेस हैं, और एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सोल्ट और वाटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्ट फॉर्म? अगर ग्रीन कलर आ रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे तो नेचर ऑफ सोल्ट होने वाला है न्यूट्रल, तो सोल्ट बनेगा न्यूट्रल एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर। देखो, प्लांट के सरफेस से वाटर लॉस होता है, आपको पता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन सी और डी पहले एलिमिनेट हो गए। एमसीक्यू में एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लिख रहा है कि उससे क्या होता है, हेल्प इन वाई, उससे टेम्परेचर रेगुलेशन होती है, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और ब्रीदिंग रेट को कंपेयर किया गया है। आपको पहले पता है जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है क्योंकि पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। तो नाइन्थ का ऑप्शन बी बनेगा। आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किया है, क्योंकि वाटर के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है वो कम होती है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा रेट रखना पड़ता है ब्रीदिंग का ताकि उस ऑक्सीजन को एक्वायर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पे H2O को ध्यान से देखो, H2O से H2 बना, मतलब H2O की ऑक्सीजन छीन ली गई, मतलब H2O की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका अपोजिट वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो सोडियम विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में फ्रेश मिल्क की pH 6 है, उसकी कर्डलिंग डिले करने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बेकिंग सोडा ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। उसका लॉजिक तुम्हें पता है, ताकि pH बढ़ सके और दूध खराब ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? आपको पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। सॉरी, ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। सिक्स्थ है हाइड्रोनियम आयन। आपने एक बात दिमाग में फिट कर लेनी है बेटा, हाइड्रोनियम आयन या H3O पॉजिटिव आयन एक ही बात है H पॉजिटिव आयन की, और ये कब निकलते हैं, जब आप किसी भी एसिड को वाटर में आयनाइज या डिसोशिएट करोगे। सो ऑप्शन सी आएगा। हाइड्रोक्लोरिक गैस को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोनियम आयन विल बी रिलीज। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने हैं आपको, कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। आपको पता है सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम वो हिंद ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। क्लियर? जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ हिंद ब्रेन। तो इस हिसाब से आप मैच द फॉलोइंग कर देंगे। ऊपर एक कंफ्यूज करने के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ, मेन आपको इसको मैच ही करना है। देन आपके पास 4 पीएच वाला क्वेश्चन है। अब इन पीएच में देखिए ए और सी, ए जो है वो टिपिकल एसिड है और डी टिपिकल बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद जिंक? आपको पता है जिंक NaOH के साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो ए और डी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे इजीली। सी भी कर सकता है बट सी अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रल है, बट मेन आएगा ए और डी। ए और डी लिबरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ए है टिपिकल एसिड और डी है टिपिकल बेस। आप लोगों ने रिएक्शन भी करी है Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, या फिर आपने रिएक्शन की है NaOH के साथ Zn की, Zn प्लस NaOH गिव राइज टू Na2 ZnO2, जिसको हम कहते थे सोडियम जिंकेट। तो जब आप इसको पेन डाउन कर रहे हैं तो आप इसकी रिएक्शंस भी लिखेंगे, साथ में इसका रीजन भी लिख लेना, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है कई बार MCQ की फॉर्म में ये क्वेश्चन ना आए, रीजन की फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट है चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई। बेटा जब भी हमने नियर और फार ऑब्जेक्ट देखनी होती है, हमारी आईज की आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है हमें, और आई की फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए सिलियरी मसल्स होती हैं जो हमारे आई लेंस को थिक और थिन बना देती है। हमारा आई लेंस बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब भी हम नियर ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो आई लेंस की थिकनेस चेंज होती है, जिससे फोकल लेंथ चेंज होती है, और ये करवाती है सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट एक प्रिज्म बना हुआ है और इस प्रिज्म में आपको ये बताना है पी और क्यू।
अब पी और क्यू में से आपको याद होना चाहिए बेटा, पी जो है वो मोस्ट डेविएटेड होगा, क्यू जो है वो लेस डेविएटेड होगा। तो क्यू हमारे पास होने वाला है रेड कलर और पी हमारे पास होने वाला है वॉयलेट कलर, विबग्योर में वॉयलेट और राश वाला रेड। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है, कैपिटल टी को क्रॉस करवाया स्मॉल टी। F1 नहीं पूछी, अब F2 पूछी। F1 में तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी किया। F2 में हमारे पास टोल टू ड्वार्फ्ट की जो रेशो आती है वो आती है 3:1। आपको पता है फिनोटिपिक रेशो जो F2 में आपने निकाली थी उसमें 3 टोल आएंगे आपके पास, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो 3 आएंगे टोल और 1 बचेगा स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ्ट। इसकी अगर आप एक क्रॉस बना लेंगे कॉपी पे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपने ऑलरेडी ये क्रॉस कर रखी है, पहले आप कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराओ, F1 निकालो, फिर F1 की क्रॉस कराओ, F2 निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड। याद रखना करंट कैरिंग सोलेनोइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। अगर यही बार मैग्नेट पे क्वेश्चन आता है तो बार मैग्नेट के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 होती है, जबकि सोलेनोइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। सो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता इज 0, डिक्रीज इंक्रीज ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, जिसके अंदर मेंशन है इट इज सेम एट द ऑल पॉइंट। सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट या नॉर्मल मैग्नेट पे बेटा एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फाइनल एग्जाम में भी हर साल आप देख रहे हो पेपर्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास न्यूरॉन नर्व सेल का डायग्राम है और नर्व सेल के डायग्राम में फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डेंड्राइट को। डेंड्राइट का काम है सिग्नल रिसीव करना और सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोन को, और एक्सोन का काम है उस सिग्नल को आगे कन्वे करना एक्सोन टर्मिनल तक, ताकि एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक जा सके। इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, ये आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं बेटा, प्लांट के एक्सक्रीशन करने में लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब प्लांट ट्रांसपीरेशन करते हैं तो वाटर लॉस करते हैं सरफेस से, तो लीफ से वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपीरेशन। साथ में लीफ में स्टोमेटा होते हैं जो CO2 और गैसेस कुछ होती हैं उनको रिलीज करते हैं। और अगर नॉर्मल एक्सक्रीशन पूछे तो प्लांट पत्ते छोड़ देते हैं, पत्ते जो झड़ते हैं प्लांट्स के वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है। प्लांट्स में से जो रेजिन्स गम्स निकलते हैं वो भी एक तरीके का एक्सक्रीशन है। बट यहाँ लीव्स पूछा हुआ तो आप लीव्स में पहले 2 पॉइंट लिख सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग, 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आर सेक्रेटेड। देखिए बेटा 2 एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोटीन के बड़े बड़े चंक्स बनते हैं पेप्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, स्टमक से एसोसिएटेड है। फिर वो जो पेप्टोन बड़ा बड़ा टुकड़ा आ गया प्रोटीन का, उस पेप्टोन से सिंपल अमाइनो एसिड बनाने हैं, वो बनाएगा ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में पूछ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज बनाएगा और जो पेप्सिन है वो स्टमक बनाएगा। पेप्सिन एसिडिक कंडीशन में काम करता है और ट्रिप्सिन बेसिक अल्कलाइन कंडीशन में काम करता है। इंटेस्टाइन में आपको पता है अल्कलाइन कंडीशन होती है, तो ट्रिप्सिन में आप बेसिक या अल्कलाइन कंडीशन लिखेंगे, जबकि पेप्सिन में आप कंडीशन लिखेंगे एसिडिक। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन पे बेटा हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करना है, पहले प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होगी पेप्टोन में, वो करवाता है पेप्सिन, और जब हमारे पास पेप्टोन आ जाता है तो उसकी जो फाइन डाइजेशन होनी है ताकि अमाइनो एसिड हमें मिल सके, वो करवाएगा ट्रिप्सिन। सो प्रोटीन डाइजेशन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बन रही है। आपको बेटा ये चीज याद रखनी है कि रेटिना के पीछे बन रही है मतलब ये लॉन्ग साइडनेस है, लॉन्ग साइडनेस ये डिफेक्ट है। लिस्ट टू कॉजेज एंड सजेस्ट अ करेक्टिव लेंस टू ओवरकम दिस डिफेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, करेक्टिव लेंस में नॉर्मल रट्टा मेथड से भी बता सकता हूँ, बट आप समझो अगर रेज कन्वर्ज नहीं हो रही प्रॉपर, मतलब लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हुई है तभी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, तो हमें लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है और कन्वर्जिंग पावर के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का एंड वी विल यूज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस टू क्योर दिस। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किया हुआ है, 10% लो का क्वेश्चन है। लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे अगर 50 जूल एनर्जी है तो पीछे पीछे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, 10% लो ही लगेगा। स्नेक पे 500,
फ्रॉग पे 5,000, ग्रास ऑपर पे 50,000, ग्रास पे 5 लाख। आगे जाते जाते एक एक जीरो हटाते जाओगे, 10% लो के अकॉर्डिंग आप सारी एनर्जी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जब हम ट्रॉपिक लेवल पे आगे बढ़ते हैं तो आपको एक जीरो हटानी है, मतलब डिवाइड बाय 10 करना है। और जब हम ट्रॉपिक लेवल पे पीछे जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, एक जीरो बढ़ानी है। जैसे होक पे एनर्जी अगर 50 दी थी तो स्नेक पे एनर्जी 500 दी है और फ्रॉग पे 5,000। ऐसे करते करते पूरी फूड चेन कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट, सलाइवा का एक्शन एक एक्टिविटी से बताना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में खाना डालोगे, राइस क्रश करके डालोगे, एक में सलाइवा डाल दोगे, एक में राइस खाली डालोगे, सलाइवा नहीं होगा। जिसमें सलाइवा है उसमें राइस का स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका होगा, जिसमें सलाइवा नहीं है उसमें डाइजेस्ट नहीं होगा। पता कैसे चलेगा, लास्ट में दोनों में आयोडीन की ड्रॉप्स डाल देना। आयोडीन आपको पता है स्टार्च में ब्लू ब्लैक कलर देती है, जिसमें सलाइवा था उसमें तो स्टार्च स्टार्च रहा ही नहीं, डाइजेस्ट हो गया, तो इस वजह से वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। पर जहाँ पे आपके पास सलाइवा नहीं था वहाँ स्टार्च स्टार्च ही रहा, जिसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा। क्या बाइल जूस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में? बिल्कुल करता है। बाइल बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। इमल्सिफिकेशन का एक्शन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के सिमिलर होता है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। बट आपको याद रखना है द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। फर्स्ट पार्ट में बेटा जो एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आप इसको एक बार पेन डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, मूविंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी डू एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन? क्या एसिड और बेस में कुछ कॉमन होता है? बिल्कुल, एसिड और बेस आयनाइज होते हैं बेटा, एसिड और बेस आयनाइज होते हैं और आयंस देते हैं। आयंस अलग अलग देते हैं बट आयनाइज होने की जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स विद वाटर। जिप्सम से बनेगा तो POP ही होगा। आइडेंटिफाई कर लिया, कंपाउंड फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.12H2O। हाउ दिस कंपाउंड प्रिपेयर्ड, ये कंपाउंड बनाया जाता है जिप्सम को हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करके। इसकी आप रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। टूथ इनेमल का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टूथ इनेमल का फॉर्मूला आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इस वीडियो के एंड तक मैं इसका फॉर्मूला आपको बता दूंगा। कैल्शियम फॉस्फेट होता है बट कई बच्चों को लगेगा ये Ca3PO4 होल ट्वाइस है, 10th लेवल पे आप लिख भी सकते हैं, बट इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, वो फॉर्मूला आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। अगर MCQ में आएगा तो वो परफेक्ट आंसर है, आप टिक करोगे। हाउ इट गेट कोरोडेड, इट इज कोरोडेड बाय द एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट ब्रश पे लगा के आपको रब करना चाहिए। टूथपेस्ट में होता है बेस, और बेस क्या करेगा, बेस न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, अगर वो एसिड बाय चांस बना है एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया से। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रोप्स? ऑटोट्रोप सिर्फ 1% सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं सन से, और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। देखिए बेटा, अगर सन से एनर्जी आ रही है 1 लाख, तो 1 लाख से जो ग्रास पे एनर्जी आएगी वो सिर्फ 1% आएगी, दैट इज 1000, और आगे आगे जो एनर्जी जाएगी वो 10% लो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल? दीज आर द स्टेप्स ऑफ द फूड चेन। व्हाई डू डिफरेंट फूड चेन इन एन इकोसिस्टम डू नॉट हैव मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल? क्योंकि जितनी लंबी फूड चेन होगी उसको नुकसान होगा, एनर्जी मिलेगी कम, और साथ में हमारे पास जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं बिकॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। है नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड ऑफ माउथ कैविटी। अगेन सेलिवरी अमाइलेज पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन से ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करते हैं? सेलिवरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये ग्लैंड ये एंजाइम ना बनाए तो हमारे बेटा खाने में जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको पता है एक्चुअल डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। सेलिवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड। ये एक एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन है, आपको एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बनाना है, बीच में आपको वायर पास करनी है। करंट जब आप पास करोगे तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। जैसे ही आप दूर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर पॉइंट से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कम होगी। ये सेम वैसा ही है कि एक मैग्नेट आपके पास है, जैसे ही आप उससे 2 फीट की दूरी पे खड़े हैं या उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं, 2 इंच पे, जब आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। जितना आप उस मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कम लगती है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी कॉइन को भी उठा रहे हैं मैग्नेट से, तो अगर आप मैग्नेट को कॉइन के पास रखोगे तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट को दूर लेके जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। तो 26 क्वेश्चन में भी मैग्नेट ही है। अगर वायर में से करंट पास हो रहा है तो वो भी एक मैग्नेट ही है। आपको पता है चैप्टर का नेम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये किस साइंटिस्ट ने बताई
थी बात? ऑयस्टर ने बताई थी कि अगर करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। नेक्स्ट, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन्स कांस्टेंट। वो कह रहा है रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को 1/4 कर दिया, करंट में क्या चेंज आएगा? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले लिखेंगे V इज इक्वल टू IR। सेकेंड कंडीशन में आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1/4 कर दिया, क्लियर, तो V को ले लेंगे V/4, और जब आप V/4 लेंगे आपने चेक करना है कि I पे क्या फर्क पड़ेगा। I पे भी बेटा सिमिलर ही फर्क पड़ेगा, बिकॉज I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और लो जो इसमें यूज हो रहा है दैट इज ओम्स लो। आपको पता है V जब आप घटाओगे 1/4, क्योंकि R कॉन्स्टेंट है, तो करंट भी 1/4 लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने ओम्स लो में पढ़ा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और उसमें एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी निकल के आई थी दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस, जो कि फर्स्ट लाइन में मेंशन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है बेटा, अगर आपसे ग्राफ नहीं भी पूछा हो तो आपको हार्डली 20 सेकंड्स लगते हैं ग्राफ बनाने में, तो आपको एक ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ वहां पे शो कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख लेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग में, टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। बिल्कुल बेटा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है स्क्रोटम में, ताकि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिले। अब देखो, पहले भी सेम टाइप के क्वेश्चन करें, आपको पता चल रहा है कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों में कनेक्शन भी है। जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वाटर को एसिड में डालना चाहिए, नोट एसिड। गलत है बेटा, वाटर को अगर आप एसिड में डालोगे वो तो स्पिल करेगा। असल में आपको एसिड को वाटर में डालना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये बात सही कही है कि जो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट निकलती है। तो एजर्शन गलत है, जबकि रीजन हमारे पास सही है, तो ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, एजर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट। बेटा ध्यान रखेंगे, डाइल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड को कभी भी वाटर में नहीं डालते, बिकॉज वो एसिड स्पिल कर जाएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आपको A, B और C पार्ट लेवल करने थे। C पार्ट ऑब्वियसली मसल है, ए पार्ट जो है बेटा, ए पार्ट सिग्नल लाने ले जाने वाले न्यूरॉन्स हैं, क्लियर। तो आप एनसीईआरटी के अंदर ये देख लेंगे, एनसीईआरटी के अंदर इसको मेंशन कर रखा है। ए हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन हो जाएंगे, बी हमारे पास एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने वाले रिले न्यूरॉन हो जाएंगे, और सी हमारे पास जो है दैट वुड बी मसल। फंक्शन ऑफ ए और सी, ए जो है बेटा वो सिग्नल लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहा है, कोई भी चीज़ गर्म लग रही है तो सिग्नल ले जाने का काम है ए का, और जो सी है उसका काम है सिग्नल वापस, ये इफेक्टर ऑर्गन है बेसिकली, ये रिस्पॉन्ड करेगा। हाथ पीछे करोगे तो सी की वजह से। इवोल्ड इन एनिमल्स, वाई रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवोल्ड इन एनिमल्स, बिकॉज बेटा एनिमल्स ने धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ रिफ्लेक्स आर्क को चेंज किया। जैसे एक छोटा बच्चा गर्म चीज़ को हाथ लगाता है, गर्म लगती है चीज़ तो वो हाथ पीछे करता है, तो एवोल्यूशन के कारण ही हुआ। एवोल्यूशन का मतलब है कि विद पैसेज ऑफ टाइम एनिमल जो है वो रिफ्लेक्स आर्क्स जनरेट करते हैं, और बेटा इनको इवॉल्व करना जरूरी भी था, क्योंकि एनिमल्स का जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। रिफ्लेक्सेस ना होते तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। गर्म चीज़ को हाथ लगा तो एकदम से हाथ पीछे आएगा, बिकॉज वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। 33rd क्वेश्चन में, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज AgCl विल गेट कन्वर्टेड इनटू Ag रिएक्शन, आपको पता है। जिंक को फेरस सल्फेट में डालोगे तो रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर अब फेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कलर। कॉपर पाउडर को हीट करेंगे बेटा, Cu+O2, एरो के ऊपर डेल्टा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और आपको पता है कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करूँगा, अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का आ गया, आपको वापस से कॉपर चाहिए, तो वापस से कॉपर के लिए पहले आपने अगर ऑक्सीडेशन करी थी, अब आपको उसको रिडक्शन करना पड़ेगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ये भी एक्टिविटी है चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री की। देखिए स्क्रीन पे एक आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है, मैंने आपको कहा था पीछे एक क्वेश्चन आएगा बेटा, जिसकी टूथ इनेमल का फॉर्मूला, दिस इज अ एग्जैक्ट फॉर्मूला, कैल्शियम 5OH देन PO4 3। कैल्शियम फॉस्फेट हम जनरली बोलते हैं, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सली एपेटाइट बोलते हैं इसको। तो आपको ये बेटा कॉपी में लिख लेना है, MCQ में किसी ना किसी फॉर्म में आ सकता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये मेरे को कई बार देखने को मिला क्वेश्चन, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टूथ इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। इसका फॉर्मूला भी आप मेंशन करेंगे। नेम द 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट। सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा। सेल्फ विद इन अ फ्लावर, विद इन अ प्लांट, क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट थ्रू डिफरेंट लोकेशन पे। फर्टिलाइजेशन में के बाद क्या होता है? ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, सेपल पेटल शेड ऑफ हो जाते हैं, वो सारा आप लिखोगे, ठीक है। ओव्यूल में से सीड बन जाते हैं, वो सब। नीचे एक डायग्राम दे रखा है सीड का। फ्यूचर शूट हमारे पास क्या होगा? जो शूट बनाएगा आगे जाके वो होगा प्ल्यूम्यूल, जो रूट बनाएगा आगे जाके
करके वो होगा रेडिकल, फूड स्टोर करने वाला होगा कोटिलिडन। तो सी है हमारे पास कोटिलिडन, बी है हमारे पास फ्यूचर रूट और ए है हमारे पास फ्यूचर शूट दैट इज प्ल्यूम्यूल। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने पास पेन डाउन करेंगे और ये लास्ट में आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है। आप सारे क्वेश्चन देख लोगे तो आपको एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आएगा मन में कि जब सीबीएसई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दे रही है जो ईजी हो, मतलब ईजी इन द सेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, तो हमें इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने जिससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रेफरेंस लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम।